Good morning students. On behalf of Khair Public School, I am Shadab Ahmed and I am chemistry teacher. Now I am going to continue that chapter which I taught you, atom and molecules. Now we are going to continue that topic. हमने लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मास ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में मैं थोड़ा सा बात किया था. मास ऑफ द एलिमेंट्स को मैंने तो क्लैरिफाई नहीं किया था पूरी तरह से. मैंने उसके जगह पर आप लोग देखेंगे तो मैंने उसके जगह पर एटॉमिक साइज के बारे में बता दिया था. ठीक है, तो अब हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. एटॉमिक मास जानते हैं क्या होता है. क्या हुआ, सब लोग डाल्टन्स की जो सबसे रिमार्केबल जो थ्योरी थी, वो सबसे ज्यादा जो रिमार्क था वो एटॉमिक मास पर ही दिए थे. किसी भी एलिमेंट में मैंने बताया था, आप लोग पिछले वीडियो में देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट इंटिटी होता है वो हमारा एटम होता है. क्लियर हो रही बात, वो एटम होता है हमारा. तो एटम का कोई ना कोई मास होता होगा. चाहे वो गोल्ड का अगर कोई एटम है तो उसका मास होता होगा, सिल्वर का अगर कोई एटम है. क्योंकि आप लोग ध्यान देंगे कि जब एटम्स को क्या किया जाता है, क्या करते हैं एटम्स, जब एक एटम्स क्या होते हैं, एटम जस्ट लाइक अ सेल टाइप के होते हैं. सेल हमारे बॉडी का जो सेल होता है उसी तरह से. एग्जांपल ले लेते हैं 1 मिनट के लिए. मतलब जो हमारा एटम्स होता है, अगर एटम को अगर एक दूसरे के ऊपर अगर मिलियंस ऑफ द एटम्स, अगर आपकी बुक में देखोगे तो मिलेगा, मिलियंस ऑफ द एटम्स को अगर आप एक के ऊपर आप रखेंगे तो आपको पेपर की एक शीट के इतनी बड़ी उसकी, या शीट के इतना उसका आपको मिलेगा, साइज मिलेगा आपको. ठीक है, तो वो तो अलग बात है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, फिर आज हम जानते हैं मतलब कि एटॉमिक मास को किस तरह वेरीफाई किया गया, किस तरह हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया गया. ठीक है, तो क्या हुआ, जब आप सब लोग अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट जो आपको दिखाई देगा वो होगा हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन का तो कहने का मतलब अगर पहला एलिमेंट है तो एलिमेंट का एटम भी एक ही है, वही मतलब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो मतलब एटम भी एक ही है. और अगर देखा जाए तो सबसे छोटा भी हो जाएगा साइज में, और अगर एक तरफ से देखा जाए तो सबसे कम वेट भी उसी एलिमेंट का होगा, क्योंकि उस एलिमेंट के पास एक ही एटम है. मतलब एलिमेंट जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है. क्लियर हो रही बात. अब क्या हुआ कि कुछ मतलब उस टाइम की बात है या उस समय की बात है कि जिस समय मतलब ये वेरीफाई करने लगे लोग कि अब एटम्स के वेट को निकालना कंपलसरी हो गया, उसको पढ़ना या उसके बारे में जानना, ये धीरे धीरे सारी प्रोसेस होने लगी. जब तो क्या हुआ, सबसे पहले स्टैंडर्ड जो बनाया गया, क्योंकि आप लोग कभी भी देखोगे कोई चीज अगर कैलकुलेट करना होता है तो किसी चीज को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि इस स्टैंडर्ड के बेसिस पर सारे लोगों का मतलब चीजों का वेट निकाला जाता है या मास निकाला जाता है. उसी तरीके से सबसे पहले हाइड्रोजन को क्या किया, हाइड्रोजन को सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाया गया. हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया गया कि जो इसका एटॉमिक मास है तो इसके एटॉमिक मासेस के बेस पर सारे जितने एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को वेरीफाई किया जाए या निकाला जाए. तो हुआ क्या कि जब एटॉमिक मास निकाला गया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 1.0086 करके है. ठीक है, 86 या 00.8 करके है, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा. तो जो डेसिमल में आने लगा, तब डेसिमल में जब कैलकुलेट करने लगे और भी एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस को, तो फिर क्या हुआ, बड़ी दिक्कतें आने लगी. जब भी जितने भी एलिमेंट्स का निकाला जा रहा था तो लगातार क्या हो रहा था कि सब फ्रैक्शंस में आ जा रहे थे, सब डेसिमल में आ जा रहे थे. तो उनका जो मतलब एटॉमिक मास निकालने का जो वो था, तो अब जाहिर सी बात है जब डेसिमल होंगे तो उनको कैलकुलेट करने में ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल होगी. डेसिमल से अच्छा है कि मतलब उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए या एक न्यूमेरिक में ले आए, फ्रैक्शन में ना है. ठीक है, तो फिर क्या किया गया, उस थ्योरी को मतलब जो हाइड्रोजन को जब सेलेक्टेड किया गया था, हाइड्रोजन को जब सेलेक्टेड किया गया तब इस स्टैंडर्ड को क्या कर दिया गया, रॉन्ग कर दिया गया. कहा गया कि ये स्टैंडर्ड सही नहीं है क्योंकि सारे डेसिमल में लगातार आते रहे हैं. ठीक है, ये बेटा ध्यान देना, ये मैं उसी चीज की बात कर रहा हूं कि जिस एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं. अब एटॉमिक मास में कोई नई चीज नहीं है. एटॉमिक मास मतलब सारे एलिमेंट्स के पास, जो मैंने बताया था अगर पिछले वीडियो में देखेंगे आप, तो स्मॉलेस्ट इंटिटी जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो होता है एटम. ठीक है, एटम का मास निकालेंगे तब एलिमेंट हमारा निकलेगा. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके. तब फिर क्या किया गया, स्टैंडर्ड बनाया गया. नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आप पे लिखे हमने ग्रीन बोर्ड पे मैंने लिख दिया है कि नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट उन लोगों ने क्या किया, आफ्टर द वेरियस अटेम्प्ट कार्बन वाज सिलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म रेफरेंस. ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, जब कार्बन को क्यों सेलेक्ट किया गया, ये भी है, कार्बन का जब एटॉमिक मास निकाला गया
जब कार्बन का एटॉमिक मास निकाला गया तो उसका एटॉमिक मास जो था वो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था। ठीक है, आप मतलब अपने पीरियोडिक टेबल में आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आपका एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है उसी तरीके से आप गिनते जाएंगे। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मिलेगा आपको एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, 8 मिलेगा आपको, एटॉमिक नंबर 8 मिलेगा। ठीक है, जब इसका निकाला गया, जब इसका एटॉमिक मास निकाला गया, एटॉमिक वेट निकाला गया तो वो लगभग आया हमारा 12 आया। ठीक है, तो 12 आया तो क्या किया, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलने के लिए ऑक्सीजन को 12 पार्ट में, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि 12 पार्ट में क्या किया, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तब जब इसका एक पार्ट निकाला गया, तब उसको माना गया कि ये एक mu है। mu कहने का मतलब है कि जैसे कि आप कई लेंथ का देखे होंगे, लेंथ का जो होता है मतलब लंबाई का अगर नापे तो उसको मीटर में नापते हैं, अगर मतलब दूरी को, अगर डिस्टेंस को नापा जाए तो उसको किलोमीटर में नापते हैं, टाइम को नापा जाए अगर मतलब अगर उसका देखा जाए तो उसको हम लोग नापते किसी में सेकंड में नापते हैं। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन का मास नापने के लिए जब यूनिट बनाया गया तो वो यूनिट क्या था, ध्यान देना बेटा, AMU जो होता है हमारा, ध्यान देना बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर वाली बात, एटॉमिक मास यूनिट मतलब इसका जो है, इसका जो अगर फुल फॉर्म देखा जाए एटॉमिक मास यूनिट होता है कि एटम के मास को कैलकुलेट करने का जो बनाया गया, जो हमारा मेजरमेंट बनाया गया, वो मेजरमेंट हमारा क्या था, AMU था। ठीक है, 1 MU था। तब क्या किया गया, जब कार्बन को सिलेक्टेड किया गया तो कार्बन हमारा आ रहा था 12। ठीक है, 12 पार्ट में इसको इक्वली क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया और उसके एक पार्ट को मतलब एक एटॉमिक मतलब 1 एटॉमिक यूनिट को स्टैंडर्ड मान लिया गया और इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पर सारे एलिमेंट्स के मासेस को निकाल लिया गया या कैलकुलेट कर लिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मतलब मैंने यहां पर कुछ टेबल में मैंने कुछ लिखा है कि यहां पर देखेंगे आप कि सारे कुछ एलिमेंट्स का मैंने निकाल कर यहां पर रखा है। ये मैंने इसलिए रखा है कि इसके बेसिस पर, अगर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन का 1 है, अभी मैं बोल रहा हूं कि मतलब जब ये 12 था हमारा, कार्बन का जब 12 था और जब इसका स्मॉल निकाला गया, हम लोग एक पार्ट जब इसका निकालें तो इसका भी MU आ रहा था। नहीं बेटा, जब आप अपने पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो जो ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का एक्चुअली में होता है 1.008 करके कुछ आपको मिलेगा आपके पीरियोडिक टेबल में, जबकि हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये 1 है। ठीक है, इसीलिए हम लोग मतलब अब 0.008 करके था तो अगर उसका हम लोग कैलकुलेशन करते तो फ्रैक्शन में आ जाता, ऑब्वियसली फ्रैक्शन में आता, फ्रैक्शन में जब आता तो दिक्कतें हम लोग के साथ होती। तो उसको क्या किया गया, स्टैंडर्ड बना दिया गया हमारे कार्बन को और कार्बन के बेसिस पर क्या किया गया, सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को वेरीफाई कर लिया गया। ठीक है, सारे एटॉमिक मासेस को क्लियर कर लिया गया। अब हम लोग एटॉमिक मासेस के बारे में जान गए हैं थोड़े बहुत। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर मास से पहले हम ये जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अभी समझ में आ जाएगा कि मतलब मॉलिक्यूलर मास को जानने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं मॉलिक्यूल्स की तरफ, क्योंकि हम अपने चैप्टर का नाम देखेंगे तो सबसे पहले एटम के बारे में तो कई चीजें पढ़ ली हम लोग ने। एटम के ऊपर हम लोगों ने लॉ पढ़ लिया और एटम से ऊपर डल्टन्स ने क्या कहा उसके बारे में भी पढ़ लिया, एटॉमिक मास पढ़ लिया। अभी तो सर सोच रहे होंगे अभी तो सर तो मॉलिक्यूल्स का तो बात ही नहीं किए। बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स का कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ध्यान देना बेटा, आप लोग बचपन से एक मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर से सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। मैंने इन तीनों चीजों का नाम है इसलिए लिया कि इस पूरे चैप्टर में ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमेशा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि एटम मतलब जो एटम्स हमारे होते हैं, ध्यान देना, एटम जो हमारे होते हैं सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो। कैसे, ध्यान देना, जब हम लोग सॉलिड का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जब क्लोजली बाउंडेड होते हैं, क्लोजली बाउंडेड होते हैं, जब चिपके होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, तो वैसे जो शेप के होते हैं उस तरह से जो हमारे मैटर पाए जाते हैं उनको सॉलिड कहा जाता है। और जो थोड़ा दूर दूर होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे मतलब लिक्विड आप तो जान ही सकते हैं कि पानी जब लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो उनको कहा जाता है लिक्विड। और जो गैस तो हमारा गैसेस फॉर्म में तो आप मालूम ही होगा कि गैस तो जानते ही हैं कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स का नाम आ रहा है ना बेटा, यही मॉलिक्यूल्स होता है जब छोटे छोटे 1, 2 और मोर एटम्स को आपस में जोड़ दिया जाता है या केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं। अरे बात समझ में, जब मॉलिक्यूल्स, कैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जब एटम्स क्या होते हैं आपस में केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं, केमिकली जुड़ जाते हैं। कितने, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एटम जब आपस में केमिकली बॉन्डेड से जुड़ जाते हैं या जुड़ जाते हैं तब वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो रही बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल से हमारा हो गया। अब मॉलिक्यूल्स के बाद हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है।
मॉलिक्यूलर मास। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने मॉलिक्यूलर मास बताने से पहले हम एक चीज आप लोग को रिकॉल कराना चाहते हैं। मैं पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मतलब पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप लोगों को याद करिए कि एलिमेंट के बारे में बताया था और कंपाउंड के बारे में बताया था। मैंने दो साइड बनाए थे, मैंने बीच में कॉलम, बीच में लाइन खींचकर मैंने दोनों को समझाया था आप लोगों को कि आइटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट के बारे में मैंने याद करो, एलिमेंट के बारे में मैंने बताया होगा कि एलिमेंट मतलब एक ऐसा प्योर सबस्टेंस होता है जिसको दोबारा हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब कंपाउंड, अब मैंने कंपाउंड के बारे में क्या बताया था, जब किसी भी प्रोडक्ट में, जब किसी भी मतलब सबस्टेंस में, मतलब वो ऐसा एक प्योर सबस्टेंस होता है जिसमें 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो रही बात कि कंपाउंड में, कंपाउंड हम उसको कहते हैं कि जब किसी भी प्रोडक्ट या जब किसी भी सबस्टेंसेस में, जब किसी भी सबस्टेंस में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट क्या होते हैं, कंसिस्ट करते हैं, उसमें रहते हैं, तब उसको हम कहते हैं कंपाउंड। ध्यान देना बेटा कि क्या होता है, यहां पर हम मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सबको मालूम होगा कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड जो हमारा सॉल्ट होता है, नमक होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये सोडियम क्लोराइड हमारा है। क्लियर हो रही, ध्यान दीजिएगा, इसमें सोडियम क्लोराइड में आपको दिखेगा Na, सोडियम में एक एलिमेंट है, क्लोरीन जो है ये दूसरा एलिमेंट है, यहां पर 2 एलिमेंट है। जब 2 एलिमेंट क्या हो, आपस में कंसिस्ट हो जाएं या आपस में ये एलिमेंट रिएक्शन कर जाएं या रिएक्शन करें, और रिएक्शन करने के बाद जो सबस्टेंसेस या जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम उनको कहते हैं कंपाउंड। क्लियर हो रही बात ना, इसको क्या बोलते थे हम, कंपाउंड। अब ध्यान देना बेटा, अब मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड से किस तरह बिलोंग करता है। अब ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास में मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, लिखा है द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स which present in a compound। ध्यान देना बेटा, कह रहा है कि द सम मींस होता है, वो मत समझ, सम मतलब वो ना समझ लेना कुछ, सम मींस होता है सम, ऐड, द एडिशन ऑफ द सम को कहते हैं ऐड। क्या ऐड, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस का ऐड या एटॉमिक मासेस का जोड़, ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का जोड़, विच प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो रही बात कि जब मतलब इन यहां पे है, मतलब सोडियम का जो है, सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होगा। क्लियर हो रही बात, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है बेटा, ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। आप याद करो कि मैंने बताया था कि जो हमारा स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है किसी भी कंपाउंड का होता है हमारा मॉलिक्यूल्स, होता है ना, मॉलिक्यूल्स। किसी भी कंपाउंड का आप पिछले वीडियो में देखेंगे, आपको मिल जाएगा कि किसी भी मतलब कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है वो हमारा होता है मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, अब चलो हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का हम निकाल के देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर टेबल लिख रखा है पहले से कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हम मान लो सोडियम क्लोराइड का अगर कहे, अगर क्वेश्चन में आपके आए कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, आप क्या निकालना बेटा, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। किसका, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, ध्यान देना, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सोडियम, अब यहां से देखिए, यहां पर हमारा सोडियम दिख रहा होगा आप लोगों को, सोडियम है, सोडियम का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। ठीक है, तो सोडियम का हम एटॉमिक मास लिख दिए 23, प्लस का साइन लगाए। अब क्लोरीन के एटॉमिक मास की तरफ जाते हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है। ठीक है, तो इसका 35.5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, तब इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 and 3 8 हो जाएगा, एंड 2 and 3 and 2 5 हो जाएगा, अब फिर 0.5 हो जाएगा। कहने का मतलब है, अब जो सोडियम क्लोराइड का अगर कहे कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो द सोडियम क्लोराइड मतलब द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज 58.5। ठीक है, 58.5। क्लियर हो रही बात ना, कहने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूलर मास वो होता है कि द सम ऑफ द एटॉमिक मास या एटॉमिक masses of the element which present in a compound, जिस कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को जब हम ऊपर नीचे रख के जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, अभी आप कह रहे होंगे कि सोडियम क्लोराइड का सर, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक करके बता दीजिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी बता दीजिए। चलिए देखिए, मैं जितने भी एलिमेंट लिखा हूं सारे एलिमेंट्स का यहां पर लगभग आपको मिल जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मासेस यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए, चलो हम एक टफ का बता देते हैं। यहां पर आप देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको दिख रहा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास देखिए तो कैल्शियम का आपको यहां दिख जाएगा, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40 है बेटा। अब हम 40 लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर जो ये होल ट्वाइस लगा हुआ है, जरूरी बात, यहां पर जो होल ट्वाइस लगा हुआ है, ये होल ट्वाइस ऑक्सीजन का भी है और ये होल ट्वाइस हमारा किसका है? हाइड्रोजन का भी है। कहने का मतलब है यहां पर 2 ऑक्सीजन भी है और यहां पर 2 हाइड्रोजन भी है। क्लियर हो रही बात ना? अब ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस वही बात बोल रहा हूं बेटा एक बार फिर से। कहने का मतलब है कि जो होल ट्वाइस लगा हुआ है, होल ट्वाइस का मीन्स होता है ये हाइड्रोजन का भी 2 है और ऑक्सीजन का भी 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन का भी 2 और ऑक्सीजन का भी 2 है। क्लियर हो रही बात ना? अब हम यहां पर देखते हैं 2, हम ऑक्सीजन का पहले लेते हैं, तो ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक नंबर यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 16 है। एटॉमिक मास, सॉरी, एटॉमिक मास आपको कितना है? 16 दिखेगा, तो 16 हो गया। आप फिर प्लस कर देंगे, यहां पर आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया, ठीक है। अब जब इसका निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 40 और फिर 16 टू जा कितना होता है? 32 और फिर प्लस का 2 हो जाएगा। आप जब इसका निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2 and 2 4 हो गया एंड 4 and 3 7 हो गया, मतलब 74 आ जाएगा इसका हमारा एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। मतलब एक बार फिर से बता रहा हूं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में देखोगे आप एलिमेंट्स कितने क्या है? कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी आपको दिखेगा, आपको हाइड्रोजन भी दिखेगा, दिख रहा है ना? तो यहां पर देखो 3 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स के मैंने देखो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को निकाला और एटॉमिक मासेस को मैंने एक किनारे से जोड़ दिया, जो वैल्यू आई वो हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया। क्लियर हो गई बात? अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, ठीक है बेटा, ध्यान देना। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? चलिए अब देखते हैं हम लोग कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। बाकी जो एग्जाम्पल कराया हूं, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को बनाना हो, नोट्स बनाना हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास आपके टॉपिक में एक और मिलेगा आपको, फॉर्मूला यूनिट मास आपको मिलेगा, ठीक है। आप फॉर्मूला यूनिट मास को जानते हैं क्या होता है, ठीक है बेटा। फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास, चलिए फॉर्मूला यूनिट मास। अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा। मॉलिक्यूलर मास में वही चीजें कि जो एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी कंपाउंड में, एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को अगर सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, वो हमारा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सेम ये भी प्रोसेस इसमें भी होता है, फॉर्मूला यूनिट मास में भी होता है। हम वही काम करते हैं, एटम के एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को ही निकालते हैं, एटॉमिक मासेस को ही जोड़ते हैं और वो जो वैल्यू आती है वो भी हमारा फॉर्मूला यूनिट मास होता है। लेकिन फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में सिर्फ एक छोटी सी डिफरेंस होती है, एक डिफरेंस होती है। उस डिफरेंस को हम समझते हैं और उस डिफरेंस को समझने से पहले चलिए हम आपको बता देते हैं आयंस के बारे में, ठीक है। आयंस के बारे में कि आयंस क्या होता है, ठीक है। आयंस के बारे में हम जा रहे लिखने, ठीक है। आयंस को जरा ध्यान से देखिएगा कि आयन क्या होता है। मान लीजिए कंपाउंड कंपोज्ड मेटल एंड नॉन मेटल। मान लीजिए किसी कंपाउंड में कंपोज कर रहे हो क्या? मेटल एंड नॉन मेटल। contain a charge species is called ion, ठीक है। आयन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए बताते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया, ठीक है। आयंस के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है, अगर कह रहा है कि कंपाउंड कंपोज्ड मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन अ चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड आयन। कहने का मतलब है कि जो हमारा जो भी कंपाउंड होता है, अगर वो कंपाउंड एक मेटल हो और नॉन मेटल हो, मेटल और नॉन मेटल मान लेते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड का बार बार एग्जांपल सोच रहे हो कि सर बार बार एग्जांपल दे रहे सोडियम क्लोराइड का, आप मान लेते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो अ मेटल इन नॉन मेटल, क्लियर मेरी बात ना। कैल्शियम एक मेटल होता है, ऑक्सीजन जो होता है हमारा नॉन मेटल होता है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर मेटल को देखा जाए या नॉन मेटल को भी देखा जाए तो हम उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सब लोग जानते होंगे कि मेटल क्या होता है, जिसमें हीट और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए उसको हम लोग मेटल कह सकते हैं, और जिसमें हीट और इलेक्ट्रिक करंट ना फ्लो हो उसको हम नॉन मेटल कह सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन अगर देखा जाए इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो जिन एलिमेंट्स में, मतलब जिन एलिमेंट्स में पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ मेटल, ठीक है। अगर जिसमें नेगेटिव चार्ज शो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं नॉन मेटल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहां से आता है, ये भी मसला है कि पॉजिटिव कहां से सर बता रहे हैं और नेगेटिव कहां से बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ठीक है, कि कहां से आता है पॉजिटिव, कहां से आ जाता है नेगेटिव, सारी चीजें हम लोग देखते हैं। जब आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखोगे तो आपके पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको मिलेगा, तो उस एटॉमिक नंबर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके सेल्स में। ये सारी चीजें आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, जो कि बताना चाहिए था पहले ही, ठीक है। तो सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर में, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमारा सोडियम होता है वो हमारा सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और जो हमारा क्लोरीन होता है वो हमारा एक निगेटिव चार्ज बनाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज बनाया तो मेटल हो गया, और जब नेगेटिव चार्ज बनाया तो नॉन मेटल हो गया। जो ये चार्ज स्पीसीज आपको दिखाई दे रहे हैं, बेटा ध्यान देना, जो ये चार्ज स्पीसीज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक चार्ज स्पीसीज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यही चार्ज स्पीसीज हमारे क्या होते हैं, यही हमारे आयंस होते हैं। आयंस यही हमारे होते हैं। कहने का मतलब है चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, जब दो किसी भी कंपाउंड में मेटल या नॉन मेटल की प्रेजेंस होती है और वो चार्ज स्पीसीज शो करते हैं, कौन सा चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, कहने का मतलब है कि आप कभी भी आप किसी भी एलिमेंट के रिएक्शन कराएंगे या कभी भी रिएक्शन होगा तो वो दोनों, मतलब जब तक अपोजिट चार्जेस के नहीं होंगे या जब तक का उनके पास अपोजिट चार्जेस नहीं होंगे तब तक का वो लोग रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और रिएक्शन को पॉसिबिलिटी नहीं रिएक्शन करना। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए कि आप 1 लीटर पानी ले लेते हैं, ठीक है। आप 1 लीटर पानी को आप ये सोच रहे हैं कि मतलब सेम एक गंदे पानी में, मान लीजिए एक थोड़ा गंदा पानी है, तो उस गंदे पानी में थोड़ा सा गंदा है, तो उस गंदे पानी में आप मान लो 1 लीटर पानी को और मिला दे रहे हो, 2 लीटर पानी आपस में मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको करने से दही बन जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि ये करने से हमारा केक बनकर तैयार हो जाएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना बेटा। तो कहने का मतलब है कि एक रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज तभी हो सकती है जब एक एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज का हो और जब एक एलिमेंट नेगेटिव चार्ज का हो, तभी आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तभी आपस में इन दोनों का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयंस है हमारा, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग कि फॉर्मूला यूनिट मास किसको बोला गया है। देखो फॉर्मूला यूनिट मास भी बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास की तरह ही निकाला जाता है, लेकिन अंतर क्या होता है, ध्यान देना बेटा, अंतर क्या होता है, यही चार्ज स्पीसीज जिस कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंपाउंड में एक चार्ज स्पीसीज आपको दिखेगा जिसको आयंस कहते हैं। आयंस की अगर प्रेजेंस है तब इसको हम लोग क्या कहेंगे कि फॉर्मूला यूनिट मास है। निकाला वही जाता है, निकाला वैसे ही जाता है। आप मान लीजिए अगर सोडियम क्लोराइड है, अगर इसका कहेंगे कि फॉर्मूला यूनिट मास निकालिए, तो सोडियम क्लोराइड का चलो हम निकालते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो सोडियम का आपको दिखेगा, आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23U, और फिर प्लस का आप क्लोरीन का देखोगे तो 35.5 आपको दिखेगा। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 and 3 8 हो जाएगा, एंड 3 and 2 5 58.5U हमारा, ये हमारा जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा, ठीक है। अब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को अब नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब जो भी चीजें हैं अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब कल पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छा, थैंक यू।